अंबानीज का नाम लेते हैं तो फिर एक और काउंटर ग्रुप आ जाता है। ऑब्वियसली हम बात करते हैं अडानीज की। जी जी। अब अडानीज के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि यार ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो सारे अडानीज को मिल जाते हैं। जबकि ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि भाई इनके पास तो इफेक्टिव प्रोसेस भी नहीं है, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन भी नहीं करते हैं, बट स्टिल क्योंकि इनके शायद हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके पास अच्छी खासी धन है, दौलत है, स्टिल रेंटेड हाउस में रहता है। चलेगा तो हर कोई बोल देता हाँ, है बहुत आजकल। इजी है ना, 2 हाँ, वर्ड है। दो वर्ड है। एक दूसरा भी 2 वर्ड है। हाँ। एनीथिंग अदर देन दैट, जो कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये पर्टिकुलर सेक्टर जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए, ऐसा कोई सेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है? वेलकम बैक संजय भाई। अभिषेक भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभिषेकर पॉड्स में जाके आप चेक कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं, जाके चेकआउट करो और इस पे भी जितना हो सके लाइक दीजिएगा। संजय भाई सीधे मुद्दे पे आते हैं। आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके पास बात तो सही कह रहे हो आप। नहीं सर, मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता है अब उसके दिमाग में ही खोट है, तो मैं क्या करूँ। सेकंड। बट एनीवेज, आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके पास अच्छी खासी धन है, दौलत है, स्टिल रेंटेड हाउस में रहता है, क्या सीन है? मतलब ये एक डिबेट बहुत चलता रहता है, रेंटेड हाउस में रहे या फिर खुद का घर ले। क्या लॉजिक है इस चीज पे? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि घर जो है ना, वो आप ओन करते ही नहीं हो। आप तो बैंक के घर में रहते हो। ये सिर्फ आपके अंदर मिथ्या बन जाती है कि आप घर के मालिक हो। और लोग घर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मालिक बनना चाहते हैं। और मालिक वो फिर भी नहीं बनते क्योंकि 20 साल वो ईएमआई देते रहते हैं। आप 3 महीना ईएमआई मत दो, मेरे को बताओ कौन सा बैंक आपको रहने देगा उस घर में? कोई भी नहीं रहने देगा। तो एंड ऑफ द डे तो आप भाड़ोतरी हो गए ना। आप बैंक के भाड़ोतरी हो गए। आपने जो रेंट टेनेंट बने तो आप बैंक के टेनेंट बन गए, मैं किसी और का टेनेंट बन गया। अब आप 20 साल के लिए बैंक के टेनेंट बनोगे, मैं 20 साल के लिए किसी और का टेनेंट बनूंगा। अब जो मेरे पास वो 20 साल, देखिए ईएमआई इज अ कंपल्शन। ईएमआई इज अ कंपल्शन। आज मैं अगर 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75,000 रुपए महीना देता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरी यील्ड देखो, उसमें से 5-10 हजार मेंटेनेंस के चले जाते होंगे, उसके मेरे नहीं जाते। तो मेरे को तो 65,000, मतलब उसको तो 65,000 ही मिल रहे हैं। यानी कि 65,000 अगर देखे तो राउंड अबाउट लेट्स से 7.5 लाख रुपीस उसको मिल रहे हैं 4.5 करोड़ के घर के। तो अगर मैं 4.5 करोड़ का घर लेता, तो मुझे ईएमआई कितनी देनी पड़ती? मुझे 3.25 लाख की ईएमआई देनी पड़ती। तो अगर मैं वो गैप बचा रहा हूं, तो मैं उस गैप को कहीं यूज कर रहा हूं। दैट मीन्स आई हैव बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू बाइंग अ हाउस टुडे। सेकंड, ईएमआई जो है ना, वो कुत्ते का पट्टा है। गले में कुत्ते का पट्टा है। बेसिकली आपको खींचता है, आपको रोक के रखता है। जैसे मालिक कैसा खींच के रखता है कुत्ते को, वैसे ही ये घर का जो ईएमआई है ना, आपको खींच के रखता है। ना ही आपको रिस्क लेने देता है, ना ही आपको जॉब स्विच करने देता है, ना ही आपको लोकेशन स्विच करने देता है। बहुत मुश्किल हो जाती है, आपकी जिंदगी ना फंस जाती है और बस जाती है उधर। और अभी मालिक आप फिर भी नहीं बने क्योंकि आपको 20 साल वो देना है, ईएमआई देना है। तो एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ गुड ट्रांजैक्शन फॉर समबडी हु इज यंग, और या फिर जिस व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की, इन्वेस्ट करने की, उसका दिमाग ज्यादा तेज चलता है। घर कितने से बढ़ जाएगा? 5%, 6% एनुअली, पर इक्विटी तो 12, 14, 15, 16% से भी बढ़ सकती है ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो इतना बड़ा डेल्टा मेरे को मिल रहा है, तो मैं रेंट पे ले लेता हूं। अच्छा, अगर रेंट 8% भी होता, तो भी मैं एक बार के सोचता चलो घर ले लेते हैं, क्योंकि रेंट 8% है, ईएमआई 8% है, बात एक ही है, चलो ले लेते। पर रेंट 2% है, ईएमआई 8-9% है, मैं कैसे ले लूं? मतलब मेरा वो चेक ही नहीं काटा जाता। अच्छा, जब आप कोई घर लेते हो तो आपको 6-7% तो पहले सरकार को देना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 7% है, ठीक है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज सब कुछ आ जाएगा, और आपका रेंटल यील्ड 2% है, तो यानी पहले 3.5 साल तो जो आप रेंटल यील्ड लोगे, वो तो सिर्फ सरकार के कॉस्ट को ब्रेक इवन देने के लिए कर दिया आपने। तो ओवरऑल इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू बाय एट अ यंग एज। बट हाँ, मेरे पास 20-25 साल मेहनत करके, 30 साल मेहनत करके कॉर्पस बना, समझिए मेरे पास एक 10 करोड़ का कॉर्पस बना, तो उस टाइम पे एक 3 करोड़ का घर मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम 10 में से 3 जाएगा, मेरे को परवाह नहीं होगी। पर सर तब घर भी तो महंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो घर उस टाइम 1 करोड़ का था, अब वो 3 करोड़ में मिलेगा, मैं 3 करोड़ में ले लूंगा। बट बिकॉज आपने डिफरेंशियल में अच्छा और ज्यादा पैसा कमा बना लिया लिया है, होगा। तो मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा। सेकंड, एक और जो मैटर है वो लिक्विडिटी का। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, अगर आज मुझे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से 5,000 रुपए भी चाहिए, तो बटन दबाऊंगा, कल आ जाएगा। पार्शली तोड़ सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे घर में से एक 3 करोड़ का घर है मेरे पास, और उसमें से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या टॉयलेट बेचूं, या बाथरूम बेचूं, या किचन बेचूं? क्या बेचूं? कुछ भी नहीं बेच सकता। तो मेरे को लैप लेना पड़ेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो फिर से मैं उधार में आ गया। अभी ये कौन सा जीवन हुआ? पहले ही उधार चल रहा है, फिर से एक और उधार ले लो। तो और उधार से मैं बहुत डरता हूं पर्सनली। मेरे को लगता है कि उधार, मतलब रात को सो तो सुबह जगो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दिन पे ये पैसा देना ही देना है। मतलब वो उधार वाला सिस्टम अपने को जमता नहीं है समाओ। तो आई थिंक ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ कॉर्पस है,
अगर आप स्टेबल होना चाहते हो एक जगह पे, आपने सोच लिया मैं दिल्ली रहूंगा, मैं अगले 25 साल दिल्ली रहने वाला हूँ, स्टेबल हूँ, रीजनेबल सेविंग है, मेरी रियल लाइफ को हिट नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो ले लो घर, कोई इशू नहीं है। इट्स एन इमोशनल डिसीजन, समटाइम्स यू कैन टेक इट इफ यू हैव मनी। इमोशंस भी तब बनाओ ना जब अपनी औकात बन जाए। वाह, पहले औकात बना लो, फिर इमोशंस बना लो। क्या बात है। अच्छा, आपने ना एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हेड काम किया है काफ़ी सालों तक, और ऐसे बीच में आपने देखा होगा, आप काफ़ी सारी कंपनीज के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, मे बी सम टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज, टू नेम फ्यू, टीसीएस, रिलायंस, अडानीज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर तो सर क्या होता है कि हज़ारों लोग रहते हैं, लाखों लाखों लोग लाख है। रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, इतने लाखों लोगों का दिमाग चल रहा है ये हम्म सारी चीज़ें करने में, तो ऑब्वियसली सक्सेस पाना बड़ा आसान रहता है। व्हाट वी कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम देम, क्या, बिकॉज हमारे पास इतने सारे लोग थोड़ी हैं, लेट्स से आज अगर कोई बंदा अपना स्टार्टअप चालू करेगा, या स्मॉल कैप कंपनीज भी देख रहे हैं, उनके पास लाखों के तादाद में लोग हैं नहीं, हम्म यहाँ पर लाखों लोग सोच रहे हैं, सो हाउ दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज बीन क्रिएटेड, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए, आपने वर्ड किया यूज किया, लाखों लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली द सिचुएशन इज वेरी रिवर्स फ्रॉम दैट। तो रिलायंस जैसी कंपनी में मैं बहुत साल स्ट्रेटजी हेड रहा, तो मैंने स्टडी किया है कंपनी को। जैसे हर कंपनी का ना एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे अमेजोन का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलायंस का एक मैनेजमेंट सिस्टम, हर कंपनी का अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो अपने हिसाब से चलती है। पर जब वो मैनेजमेंट सिस्टम बनता है, तो रिलायंस का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें 4 लाख लोगों की टीम में मात्र 10 लोगों को सोचना अलाउड है। 4 लाख में सिर्फ 10 10 लोग ही 10 सोच लोग ही सकते हैं। सोचेंगे? सोचना अलाउड, जिनकी स्ट्रैटेजी का काम होगा, प्लानिंग का काम होगा, ये सारा काम मात्र 10 लोग करेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने सारे लोगों को सोचना दे दिया, तो वो पंचायत सीरीज आई थी, आपने देखी थी ना, तो वो पंचायत वाला हाल हो जाएगा कि लोग नुक्कड़ कोने में बैठे होंगे, क्या करो, मीटिंग ये मीटिंग। गलत डिसीजन करो, मीटिंग मीटिंगों में मीटिंग तो वो होता रहेगा। तो कोई भी बड़ी वाह, ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है, वो सोचने वाले कम होते हैं, काम करने वाले सब ज्यादा होते हैं। एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखो, माइंड एक होता है, हैंड्स दो होते हैं, आईज दो होती हैं, लेग्स दो होते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी माइंड्स कम होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स ज्यादा होते हैं। वहां पे बड़ा सिंपल सिस्टम है, मैनेजमेंट लेवल पे सारी प्लानिंग हो जाती है। ऑब्वियसली फीडबैक लेते हैं, वो ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं, ग्राउंड वाले से पूछते हैं क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो उसके लिए एक स्पेशल टीम बनी हुई है जो ये काम करती है। वो डेटा कलेक्ट करती है, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजन लेती है कि हम ये पॉलिसी इस तरह से रोल आउट कर रहे हैं। इस पॉलिसी में संजय जी आपका ये रोल है, अभिषेक जी आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, और अखिल जी आपका ये रोल है। आप लोगों को अब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, चुपचाप ये काम करोगे बस। हाँ, अब ये बता दो काम करोगे कैसे, ये वाला। अब ये नहीं बोल सकते सर मेरे को लगता है, वो तेरे को लगता नहीं, बाय थैंक यू सो मच, तेरे को लगता क्यों है लगता हमें है। तो कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी अच्छा परिवार, आप देखिए परिवार में भी अगर 12 लोग साथ रहते हैं, तो अगर 12 ही लोग सोचने लग गए ना, तो परिवार टूट जाएगा। पर एक आदमी, जैसे हम कहते थे ना कि हेड ऑफ द फैमिली, तो हेड ऑफ द फैमिली सोचता था, सब कुछ ध्यान रखता था, बाकियों का काम होता था उसका ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। अगर ज्यादा लोग अपना दिमाग लगाएंगे, तो परिवार नहीं चलते, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती। परफेक्ट। अब उनके प्रोसेस एंड सिस्टम तो हम सीख ही रहे हैं, बट एक आम नागरिक के हिसाब से बात करें तो आज के समय पे आई हैव सीन, आप बहुत मल्टीपल इंस्टेंसेस में सजेस्ट करते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जी। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी बातें तो आपने बताई हुई हैं, हम्म व्हाट आर दोज, आई वुडंट से डार्क साइड, बट नेगेटिव्स हम्म क्या है म्यूचुअल फंड्स के, हम्म जिसके कारण, जिसका ध्यान रखना चाहिए लोगों को हम्म बिफोर दे इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स की, बॉस ये चीजें थोड़ी देख लेना, हम्म क्योंकि ये अगर ऊपर नीचे थोड़ी हो जाती हैं तो हम्म यू माइट गो रॉन्ग, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान भी रखना चाहिए, द नेगेटिव्स अराउंड द हम्म। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्रोसेस? तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो होता क्या, जैसे मेरे को भी बहुत लोग डीएम करते हैं, सर एक बात बताओ ना, जैसे लोग स्टॉक्स के लिए पूछते हैं ना कि अभिषेक भाई कोई टिप दो, तो वैसे आजकल म्यूचुअल फंड के लिए भी पूछते हैं, सर मेरे पास मैं 15,000 की एसआईपी कर सकता हूँ महीने की, जरा बताओ ना कौन से म्यूचुअल फंड में करूँ। ऐसे नहीं, आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए। आप पहले अपना गोल बनाइए, ये पैसा आप कितना समय डालना चाहते हैं, इस पैसे से आपका पर्पस क्या है, आप 5 साल डालना चाहते हैं, 10 साल डालना चाहते हैं, 15 साल डालना चाहते हैं, 25 साल डालना चाहते हैं, कितने साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं। तो आप पहले अपना गोल सेट करते हो। ठीक है। तो बिना गोल के म्यूचुअल फंड्स में डालना एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज फिर आप गलत जगह पैसा डाल बैठोगे, पता चला आपका गोल था 3 साल का, आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए थे, और आपने सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दिया, और मार्केट क्रैश करके स्मॉल कैप क्रैश कर गया। मैंने देखा हुआ है वो टाइम जब 3.5 साल मेरे को जीरो रिटर्न था, उसके बाद 25% क्रैश भी हुआ। तो पर मैं झेल गया, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का था। तो मेरे को पहले 4 साल क्या हुआ उससे फर्क नहीं था, मेरे को पता था आगे कवर हो जाएगा ये। तो पहली चीज हो गई गोल बेस्ड आपने नहीं डाला। सेकंड क्या है कि जैसे ही अचानक से वो क्या करेंगे कि जाएंगे देखेंगे कि पिछले 3 साल का कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, जो दिखेगा उस पर सारा पैसा डाल देंगे। अब
ये तो बहुत ही गलत तरीका है, तो सबसे वाहियात तरीका है इस दुनिया का। भाई आपने पीछे देख लिया क्वांट जैसी कंपनी पे भी एक इशू आया, फ्रंट रनिंग का इशू आया, तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो। आप अगर 15,000 डाल रहे हो तो 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। चाहे आप पूरा ही स्मॉल कैप पे डालना चाहते हो तो भाई आधा आप क्वांट में डाल दो, आधा निप्पॉन में डाल दो या एचडीएफसी में डाल दो। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तीसरी चीज ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लो। टोटल एक्सपेंस एक्सपेंस रेशियो, टीआर कहते हैं जिसे ठीक हम। है। तो टीआर देख लो, क्योंकि टीआर जितना ज्यादा होगा उतना आप ही के रिटर्न्स कम हो रहे हैं और ये कंपाउंडेड बेसिस पे कम हो रहे हैं। ठीक है, आज आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए बना और टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो यानी 1 लाख का 1% मतलब मोटा मोटी 1,000 रुपए वो आपसे फीस ले रहा है। 20 साल बाद ये 1 लाख रुपए बन गया 10 करोड़ रुपए, उदाहरण के तौर पे एसआईपी डाल डाल के ग्रोथ कर करके। अब 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 10 लाख रुपए। तो यानी वही 1% 1,000 भी है, वही 1% 10 लाख भी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड का सबसे कम रिलेटिवली टीआर है, जिसे कम टीआर पे सबसे अच्छा रिटर्न्स कौन दे रहा है। तो ये आपको एक रेशियो जरूर ध्यान रखना है। चौथा एक पॉइंट और बोलूंगा, वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स को लास्ट ईयर के रिटर्न्स के बेसिस पे मत देखो। म्यूचुअल फंड्स को एटलीस्ट 5 साल 7 साल के म्यूचुअल फंड के टेन्योर पे देखो। ये 1 साल 3 साल में क्या होता है, कभी कभी अचानक से नसीब आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि क्या वो एक्चुअली फंड मैनेजर का नसीब था या फंड मैनेजर की स्किल थी। तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। तो अगर आप वैसे देखना चाहो तो म्यूचुअल फंड्स में आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स जिसके ज्यादा बेटर होते हैं उसका आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। संजय भाई, आजकल एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा चलता है, फायर फायर। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं फायर हम अचीव कर लेंगे 30 साल की एज में, 35 साल की उम्र में, एंड देन उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायर क्या है? सेकंड, 30-35 साल ये क्या एक फाड चल रहा है, एक तरीके का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में, जो कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, बिकॉज़ दे कम एंड से कि हमने तो फायर अचीव कर लिया, हम फायर हैं। ये या पुष्पा ने इसको प्रमोट कर दिया है कि कह नहीं सकते कि भैया मैं फायर हूँ। व्हाट इज़ दिस फायर एंड डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइबल? मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है, 30-35 में हमको रिटायर होना है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। व्हाट आर योर ओपिनियंस अराउंड द सेम? देखिए, फायर का फुल फॉर्म वैसे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली है। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था जो एक व्यक्ति ने निकाला था, जो खुद बहुत जल्दी करीबन 40 की एज में इतना कॉर्पस बना चुके थे जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे को अब एक्टिव इनकम कमाने की जरूरत नहीं है। अब आजकल क्या हो गया है कि एक इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गई है। पहले क्या था, टॉलरेंस थी। जैसे मेरे फादर ने 36 साल ओएनजीसी में काम किया। अब 36 साल जब उन्होंने ओएनजीसी में काम किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर दिन उनका अच्छा था, हर दिन खराब था। तो कभी कभी लंबे लंबे ऐसे फेजेस आए, जो ऐसे बॉसेस होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये नहीं करते। बट इन लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। ना इनके पास इतने पैसे थे, ना इनके पास इतनी सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी मेरे पेरेंट्स के पास, या उस टाइम के पेरेंट्स के पास। तो उन्होंने टॉलरेंस रखी और झेलते गए। आजकल के बच्चे हो गए छुई मुई। इनको कोई बॉस बोल दे कि अरे यार ये क्या कर दिया तूने, गलत कर दिया, तो वो बोलेंगे यू आर गेटिंग इनटू माय प्राइवेट स्पेस, हाउ कैन डैम यू कैन से दिस। मतलब दे हैव बिकम जीरो टॉलरेंस, एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस हो गए हैं। और वर्क एथिक का भी ऊपर नीचे काफी सिचुएशन खराब है कुछ केसेस में। तो ऐसे लोगों को लगता है यार हमें जिंदगी भर काम नहीं करना है, या नॉर्मल आदमी को भी लग सकता है मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना है, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। पर अपना कुछ स्टार्ट करना है तो दो चीजें होती हैं, आप दो समय अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। इधर यू हैव नथिंग टू लूज और यू हैव सो मच दैट यू कैन नॉट लूज एवरीथिंग। तो जनरली क्या होता है, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, करेज नहीं होता लोगों के पास कि यार साल पैसा ही नहीं है तो पहले तो नौकरी करके पैसा कमा लेते हैं। बट सेकंड स्टेज हो जाती है व्हेन यू हैव सो मच दैट यू कैन नॉट लूज एवरीथिंग, इज द स्टेज ऑफ व्हिच वी कॉल फायर। तो वो स्टेज अचीव करना आज लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं। लोग चाहते हैं 30 की उम्र, 35 की उम्र, 25 की उम्र, पैदा होते ही माँ के कोख में। मतलब दे आर जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है मामला कि कब तक, मतलब फास्टेस्ट पॉसिबल हम कब अपनी इंडिपेंडेंस अचीव कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सेलरेटेड बाय जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि भाई, जैसे मैं खुद ही बोलता हूँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब आप एक अफीम पे होते हो 15 साल 16 साल और अचानक से वो अफीम खिंच जाए, तो आपको समझ नहीं आता अगले दिन करना क्या है। तो बिफोर यू टेक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेट योर व्हाट डू यू से पर्पस ऑफ लाइफ। अपना लाइफ का पर्पस बना लो। जैसे मैंने पर्पस बना लिया, मुझे एजुकेट करना है लोगों को। मुझे ठीक है। बहुत लोगों को कोशिश करनी है कि ये फाइनेंशियल ट्रॉमास जो हैं, इश्यूज जो हैं लोगों के, गलत डिसीजन वो कम कर लें वो लोग। ठीक। ठीक है, और मेरा पैशन था टीचिंग बहुत सालों से, तो मैंने वो फॉलो कर लिया। हो सकता है कुछ लोग का सोशल वर्क हो कि मैं जिंदगी भर सोशल सेवा करना चाहता था, पर मैं एंटैंगल्ड था। अब मेरे पास इनफ पैसा है, मेरे फैमिली सिक्योर है, मैं भी सिक्योर हूँ, तो चलो अब मैं जाके सेवा करूंगा, मुझे नया पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तो बिफोर यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, अचीव और डिजाइन अ पर्पस कि तुम उसके बाद करोगे क्या। देयर इज नो प्रॉब्लम इन अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, रादर यू शुड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल करना चाहिए, बट दैट इज नॉट फ्रॉम द पर्पस कि मैं काम ना करूं। काम चोरी हरामखोरी के लिए नहीं करना है, ये काम करना है कोई लार्जर पर्पस अचीव करने के लिए।
तो बस ये मेरा थॉट। अच्छा, वापस हम गोइंग बैक टू दिस थिंग रिलायंस का, आपने जैसे ये वाली चीज बताई, ऐसा ऑफन कहा जाता है कि रिलायंस में जो मुकेश अंबानी जी के फ्रेंड या पार्टनर समबडी इज फ्रेंड। देयर, वो उनके राइट हैंड है। कैन यू एलैबोरेट अराउंड दैट, क्या सीन है, कैसा, थोड़ा बहुत, इफ यू हैव सम इंस्टेंस इन माइंड? तो मनोज मोदी इज द नेम, ठीक है। एंड दैट गाय इज द गाय हु हैज बीन क्रेडिटेड फॉर रिलायंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हाँ, तो वो उनके साथ साथ में पढ़ते थे, और जब उन्होंने मुकेश अंबानी ने स्टार्ट किया था तो ही वाज डायरेक्टली वर्किंग विद मुकेश अंबानी। और देखिए, जब भी क्या होता है कि एक यंग बच्चा आता है फैमिली का बिजनेस में, तो वो यही सोचता है कि पापा को कुछ आता नहीं है, पापा तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, आई कैन डू बेटर देन हिम। तो ऑब्वियसली उनको भी यही लगा था, बिकॉज आई नो देयर अर्लीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनली। मैं कुछ बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, तो वो बिजनेसेस को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्ट करते थे, दे वर वेरी डायरेक्टली वर्किंग विद धीरूभाई अंबानी, एंड देन वन ऑफ देयर पर्सन स्टार्टेड वर्किंग विद मुकेश अंबानी ऑल्सो। तो काफी कथाएं मैंने सुनी है उधर की, एंड वट एवर आई हैव हर्ड ब्रिलियंट थिंग्स अबाउट मुकेश अंबानी। मतलब पता चलता है कि दैट गाय डिजर्व्स टू बी व्हाट वेयर ही इज। मतलब उसका जो वर्क कल्चर है, उसका जो क्या ऐसा ethics- क्या सुना है आप? मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूँ। तो पहली चीज हो गई कि जो आपने बोला मनोज मोदी है, तो मनोज मोदी हैज बीन क्रेडिटेड बाय फॉर क्रिएटिंग दैट रिलायंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलायंस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कम लोग सोचते हैं, ज्यादा लोग एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर रूथलेस एग्जीक्यूटर्स, दे बिलीव इन ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली ग्रोइंग, जहां से भी ग्रो कर सके, और मतलब दे लव टू स्टे ऑन द टॉप। मतलब सेकंड इज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। तो वो हिल जाते हैं जब वो सेकंड हो जाते हैं। तो और आपने पीछे इंस्टेंसेस भी देखे हैं, जब वो सेकंड हुए तो वो कैसा तांडव करना चालू कर देते हैं, नो, व्हिच इज नॉट विजिबल, बट यस, दे स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ पीछे थिंग्स से व्हिच, कुछ करते होंगे, पता हाँ, तो दे नहीं है, दे बट ठीक दे है। डू अ लॉट ऑफ थिंग्स या जो पॉसिबली सामने नहीं आ सकती। बट लेट मी नाउ स्टार्ट टेलिंग यू द, देखिए, कोई भी आदमी टॉप पे फ्लूक से, तुक्के से नहीं पहुंच सकता। तो फ्यू थिंग्स व्हिच आई हर्ड गुड अबाउट मिस्टर टॉप अंबानी। इन एनी फील्ड, हाँ, एनी फील्ड, सब टॉप मेहनत कर रहे हैं भाई। क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, पॉडकास्टर है, कुछ भी है, कोई कुछ भी तो भाई, है, आज तभी आज वो जो देश पहुंच। के टॉप पॉडकास्टर भी है, तो इफ यू सी हिज वर्क एथिक इज वेरी ब्रिलियंट यार। मतलब एब्सोल्युटली, रणबीर का मैं कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट या ब्रिलियंट वर्क एथिक्स व्हिच ही हैज गॉट। एब्सोल्युटली। तो कमिंग बैक, मिस्टर मुकेश अंबानी जैसे कहते हैं कि ही इज अ वॉरेशियस रीडर, सो ही वुड रीड 2 बुक्स एवरी वीक, ठीक है। सेकंड उनका था कि ही इज वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज पीपल। तो जो डेटा उनको चाहिए, वो ना खुद हाथ से बना के देते हैं कि मेरे को डेटा ऐसा चाहिए, चाहे वो सामने वाला बंदा 2 करोड़ साल का कमा रहा हो, 10 करोड़ कमा रहा हो, या 2 लाख कमा रहा हो, ठीक है। तो उसको जो है वो क्लियरली बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 95% ऑर्गेनाइज, मैं तो बहुत बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, ओनर को ही नहीं पता उसको क्या चाहिए। ओनर हैज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट ही वांट्स, बट दिस मैन हैज इमेंस क्लैरिटी ऑन व्हाट ही वांट्स। ये एक अपने आप में विनर होता है। सिर्फ इतना ही बहुत बड़ा विनर होता है जब आपके मालिक के पास बहुत क्रिएटिविटी होती है, सॉरी, क्लैरिटी होती है कंपनी में। तो क्लैरिटी उनके पास गजब है, उनको क्लियरली पता है उनको क्या चाहिए। एग्जीक्यूशन उनका रूथलेस है, अपग्रेडेशन उनका रूथलेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कहते हैं कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं वो, चाहे अपने फील्ड के बेस्ट हों, फिर भी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को बुला बुला के उनसे सीखते हैं। और उसके बाद मैंने एक और चीज जो उनकी सुनी है, वो ये सुनी है कि whenever he gets into any new business, he first gives his presentation of that business to his kids to get a Gen Z opinion कि भाई तुम्हें क्या लगता है इस बिजनेस के बारे में, एंड देन व्हेन हिज किड्स टेल हिम कि ये सब आपको करना चाहिए, ये करेक्ट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, देन ही गेट्स बैक टू देम। वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए वैसे वो है। आइडियल, आइडियल, एंड ही स्टिल वर्क्स 18 hours a day for 6 days a week। सिर्फ संडे वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, फाइन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑलमोस्ट वर्किंग एवरी मिनट वाह, ऑफ हिज वाह। लाइफ। मैंने एक और इनका किस्सा सुना है कि सो लेट्स टेक, ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज टाइम। तो एक बार बुलाया था इनको, एक कोई इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, आई हर्ड इट समवेयर, सो उनको उधर बुलाया गया था कि हमारे इनॉग्रेशन है, तो आप बिल्कुल आइए। 9 बजे उनको रात को उधर पहुँचना था। अब वो देखते हैं कि 8 बजे IPL टेलीकास्ट हो रहा है, एंड मुकेश जी तो वहाँ पर है, ओह, एंड दीज पीपल हैव गिवन अप द होप कि भाई अयो, 8 बजे वो बंदा उधर है, ये है। इंटरेस्टिंगली इट इज 8:50, Mukesh Ambani appears at the वाह, event. The suit has been changed. He is into वाह, that getup, and वाह। so he's been talked about कि वो एक discipline, आप मतलब बोलना बड़ा आसान रहता है, नहीं 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 लेकिन फॉलो होता, लोग हम 15 टाइम पे आते नहीं है बोल के।
हमारे पास लाखों बहाने रहते हैं, हाँ ट्रैफिक लग गया, ये हम्म हो गया, इधर का तो यू नो, वी हम्म ऑल हैव डन दिस थिंग, हम्म, बट लुक एट दैट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो उस लेवल पे होके ही कुड हैव अफोर्डेड। बिल्कुल मैं खुद जानता हूँ संजय भाई, मतलब आई हैव गिवन लाइक 10 TEDx, तो 2-4 TEDx पे मैंने खुद ने देखा है, नॉट दैट बिग स्पीकर्स बट हाँ मे बी दे मस्ट हैव गॉट गुड क्रेडेंशियल, लास्ट मोमेंट पे एकदम लास्ट उस डिच पे मारेंगे। डिच मार गए, लास्ट मतलब फोटो पोस्टर छप गई है उस इवेंट के दिन पे, हम्म they have ditched, मतलब that level of I wouldn't say that is professional by any chance, मतलब कुछ लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, चलो एक हेल्थ इशू हो गया आप इन्फॉर्म कर दो जो भी है, बट आई नो आई दैट्स, बट ऑन द सेम साइड दैट इज रिचेस्ट, व्हाई दे आर वेयर दे आर। देखो आप कल जब आपका एथिक होता है ना, बिल्कुल वो वर्क आपका एथिक, बहुत बहुत चीजें बारे में आपके बारे में एब्सोल्युटली, बताता है। सो वो वाली चीज है। संजय भाई, आई हैव मोर क्वेश्चंस, बट to make it more interesting so that people also, I want to understand whether they like this sort of concept, तो आप लोग पार्ट 2 लिखिए, 20,000 लाइक्स दीजिए, सो दैट मैं संजय भाई के साथ मैं थर्ड पार्ट भी करूं। सो आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन। इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में ना काफी सारे लोग बात करते हैं, बट दे मोस्टली टॉक अबाउट द लिस्टेड स्पेसेस, दे टॉक अबाउट ईवी चलेगा, देखिए ईवी तो हर कोई बोल देता हाँ है बहुत इजी है आजकल, ना, दो वर्ड हाँ है। दो, हाँ 2 वर्ड है, एक ईवी और दूसरा भी 2 वर्ड है एआई। हाँ Anything other than that जो I'm not saying listed हो unlisted हो, हम्म I'm opening up the doors, हम्म कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे हम्म कोई बिजनेस रन करना हम्म चाहता है उसमें, या लेट्स से लिस्टेड स्पेस में भी कहीं हम्म आता है, एसएमई में भी आता है, तो ये वाला एक सेक्टर है जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए, ऐसा कोई सेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है? हम्म। देखिए दोनों जो है ना, ईवी और एआई, ये एक आम व्यक्ति बहुत इजीली कर भी नहीं सकता। अब ईवी में जो भी करना चाहेगा एक बहुत बड़ा केपेक्स लगेगा, एआई में बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, नॉलेज एंड लगेगी, वो इंफॉर्मेशन केपेक्स लगेगी। बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा ही एक दोस्त है, उसके तो फैमिली भी पॉलिटिशियंस की है, काफी इन्फ्लुएंशियल है, रियल एस्टेट का भी उनका काफी है, ही स्टार्टेड समथिंग अराउंड द ईवी 3 years बैक, बट वही कैपिटल वाला, वो कैपिटल तो चल ही रहा है, बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बहुत नाउ चीजें, बहुत इन्वॉल्व, मूविंग पार्ट्स हैं। तो वो वही बोला कि यार लिटिल डिड वी रियलाइज कि इतनी सारी चीजें आ जाएंगी मूव एंड थ्रो, सो अर्लियर इट वाज मोर ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ इट हाँ लुक्स मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सही सो है। वो वाली चीज है, तो या बिल्कुल देखिए सही, गो मैं अहेड। कहता हूँ कि भारत जो कंट्री है ना, बहुत मजेदार कंट्री है। यहाँ आप एक साबुन बना के बेचोगे तो भी बिकता है। आप यहाँ पे, मैं अभी एक कंपनी में, मैं आई वाज अवार्डेड ईटी 40/40, तो उसके जो वो थे प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे, तो वो मुझसे मिले, जगत फार्मा के मालिक। दे आर ओनली मेकिंग आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स एंड डूइंग 250 crores ऑफ बिजनेस एवरी ईयर। आयुर्वेदिक आई ड्रॉप, दैट्स इट, दैट्स देयर प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं है उनका। एंड हाउ मच बिजनेस? 250 crores a year। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक विचित्र देश है, और बहुत जबरदस्त इसमें स्कोप है, और आने वाला समय आयुर्वेदा का है। अगर किसी को अपना करियर बनाना है, तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा आयुर्वेदा की जो आपको हिला के रख देंगी। वाह, यू विल थिंक कि संजय सर ये मतलब मैं ही चालू करता हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर कल से। हाँ ठीक है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ करते हैं। या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आयुर्वेदा में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना इज द चीपेस्ट वे ऑफ डॉक्टर। नॉर्मल डॉक्टरी आपको होता है 1-1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, ठीक है, मिनिमम लगते हैं। सेकेंड चीज, आयुर्वेदा की कोई भी दवाई जब आप बेचते हो, आपका ग्रॉस मार्जिन 90% से ज्यादा होता है। यानी 10 रुपए की चीज को आप 100 रुपए में बेचते हो। ठीक है, ये आम बात है, बहुत आम बात है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब आम सिचुएशन आपको दे रहा हूं। तो कोई भी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट इज अ वेरी हाई ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको आयुर्वेदा बेस्ड एक सेंटर खोलना है जहां पे लोगों को आप ठीक कर सको, तो आज जब आप एक फोर्टिस खोलते हो या फिर एक अपोलो खोलते हो, तो पर बेड कॉस्ट कहते हैं, हमें एक्चुअली एक बेड की कॉस्ट नहीं होती, पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को, जिसमें मशीन्स आती हैं, एमआरआई स्कैनर, ये वो, तो उसको जब नंबर ऑफ बेड से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर 1 से 1.5 करोड़ होता है। यानी अगर आप एक अपोलो खोल रहे हो 100 बेड का, तो 150-1 करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ओटी बनाना है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए। ये 1.5 करोड़ का नंबर आयुर्वेदा के लिए 3 से 4 लाख रुपए है। बस, यस सर। यानी अगर आप एक 100 बेड का हॉस्पिटल आयुर्वेदा का बनाते हो, तो आपके टोटल मिला के 4 करोड़ रुपए लगेंगे। वाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। लो केपेक्स हो गया, लो केपेक्स हो गया, हाई मार्जिन हो गया, और उसके अलावा आपका हो गया कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छी रहेगी, बिकॉज डॉक्टर्स सस्ते में बन जाते हैं वहां पे, और ज्यादा चार्ज भी नहीं करते। चौथा बड़ा फायदा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज नॉट अ डॉक्टर ओरिएंटेड बिजनेस। यहाँ क्या है, डॉक्टर त्रिहान ऑपरेशन करेंगे तो 20 लाख रुपए, यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई ऑपरेशन ही नहीं है, यहाँ चिकित्सा है। ठीक है, यहाँ चिकित्सा है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा पॉइंट ये हो गया, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, टिल टुडे, टिल सम टाइम बैक,
जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती थी तो हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाता था। पर आयुष के चलते, जिसमें वो था ना कि आयुर्वेदा, योगा, ये सब जो किया था उन्होंने मोदी जी ने, तो उसके चलते आज अगर आप किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपका 50,000 का बिल आता है तो दैट विल बी टेकन केयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें क्या हो गया, लोगों का ज्यादा प्रोत्साहन आ गया कि चलो अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करा लेंगे। नहीं तो पहले आयुर्वेदा तो ट्रीटमेंट तो होता था पर इतना महंगा होता था और उसका वो मिलता नहीं था। और उसके अलावा जैसे मेरे फादर ओएनजीसी में रहे, तो आज तक इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, अभी उनकी हार्ट सर्जरी हुई तो ओएनजीसी टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो टिल हिज डेथ ओएनजीसी विल टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। तो ये ओएनजीसी इस तरीके, मतलब बड़ी पीएसयूज इस तरीके से ध्यान रखती है अपने लोगों का, क्योंकि उन्होंने 36 साल सर्विस दी वहां पे। तो अब क्या है कि पहले ओएनजीसी के पैनल पे ये सब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स नहीं थे, अब उनके पैनल पे भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब आप ये 5 चीजों को स्टिच करिए और इसके अराउंड अगर आप एक बिजनेस बना ले दैट तो विल बी आपके पास एक अमेजिंग। राइट स्टेबल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें क्या है, मेडिकल टूरिज्म भी है। मेडिकल टूरिज्म इज ऑन अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। लोगों को लगता है इंडिया, और सबको नेचुरोपैथी, नेचुरल, नॉन मेडिसिन, नॉन इंट्रूसिव, आजकल ये सब का चस्का पड़ा हुआ है। और बात सही है, देखो बात सही है, अगर आप अपने सिर्फ रूटीन को ठीक करके, खाने पीने की पद्धति को ठीक करके, थोड़ा व्यायाम करके अगर बॉडी को ठीक करो तो व्हाई टू टेक ऑल दैट मेडिसिन इनसाइड, और ये सब क्यों परेशानी लेना जिंदगी में। Correct. तो आज जो है आप एक सस्टेनेबल, प्रोग्रेसिव, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग बिजनेस बना सकते हो अराउंड आयुर्वेदा। तो Wow. अगर आप आयुर्वेदा को आज स्टार्ट करना चाहते, अब आप बोलोगे संजय सर स्टार्ट कैसे करें, पहला कदम क्या ले। पहला कदम ये लीजिए कि किसी भी आयुर्वेदा के डॉक्टर को ज्वाइन कीजिए, मतलब साथ में उसके काम कीजिए, जो डॉक्टरी जानता है पर कमर्शियलाइजेशन नहीं जानता, उसके साथ बैठ के एक कोई स्पेसिफिक यूनिक प्रोडक्ट बनाइए। कोई भी चीज बनाइए, जोड़ों के दर्द का बना लीजिए, डायबिटीज का बना लीजिए, हाजमे का बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, एंड देन जस्ट स्टार्ट मार्केटिंग इट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आप ग्रो करते रहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाइए, इस तरीके से चिकित्सा केंद्र खोलिए। वो तो जर्नी है, वो तो फिर आपको जो टाइम लगेगा लगेगा। अमेजिंग, तो दिस इज वन अमेजिंग, सेक्टर वाओ। व्हिच आई रियली फील हैज वेरी वेरी गुड अलग ही स्कोप। आपने एक बिल्कुल बताया। हाँ, ओके, संजय भाई मुझे ये चीज़ बताइए, स्टॉक मार्केट में आज अगर कोई बंदा आता है हम्म, और वो बोलता है मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, कितना कैपिटल लगेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना समय लग सकता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द पाथ, इस बंदे को 100 करोड़ कमाना है स्टॉक मार्केट से। एक बार ना चाणक्य बैठे थे, खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बनाई और जैसे प्लेट में आई तो खिचड़ी सेंटर से उठाई और मुंह में डाली, हाथ भी जल गया, मुंह भी जल गया। यही हमारे आम इन्वेस्टर और ट्रेडर की आज की कहानी है। उसको लगता है कि गरम गरम खिचड़ी है, सेंटर में हाथ डालूंगा और मस्त एकदम सेंटर वाली खिचड़ी खाऊंगा, बढ़िया, जहां सबसे ज्यादा खिचड़ी होती है, क्योंकि साइड्स पे तो कम होती है। पर एक समझदार खिचड़ी खाना वाला क्या करता है, साइड से, परिधि से खाता है, जिसे हम परिधि कहते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज। तो धीरे धीरे बाउंड्री से खाता है, धीरे 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 अंदर आके फिर वो सेंटर का जो ज्यादा पोर्शन होता है वो खाता है। ठीक है, बस यही करना है आपने। अगर आप एक निवेशक हैं तो आप प्लीज पहले दिन जाके सेंटर में हाथ मत डालिए। पेनी स्टॉक्स टिप दे दो, क्या कहते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस, क्रिप्टो करेंसी, अपने फॉरेक्स वॉरेक्स, जहां आपको लोगों ने बताया कि 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10 हो जाता है, उन सब में मत आइए, आप परिधि से आइए। परिधि में 2 चीजें, परिधि में या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आइए, या फिर अगर आप स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं तो पहले स्टॉक पिकिंग थोड़ा सीख के अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, उनको उनमें ट्रेड कीजिए, या उनमें एग्जाम्पल ऑफ द जैसे स्टॉक्स बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है, रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 कंपनीज अपने है। यूनिवर्स को हाँ, एक बार अपने establish- यूनिवर्स को छोटा कर दीजिए प्लीज। ठीक है, और इस 100 कंपनियों में पहले ढूंढना तो सीखो कि अच्छी कंपनी होती कैसी है, कौन सा रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पेग रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है, उसके बाद उसका प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, उसका सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है। देखो तो सही, जो जो एक कंपनी के शेयर प्राइस को चीजें फंडामेंटली मूव करती हैं, उनको देखना तो सीखो। और फिर परिधि से खाते 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 जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो थोड़ा रिस्की बेट्स ले लो, और वो 100% कैपिटल के साथ मत लो, 10% कैपिटल के साथ लो, ताकि कल को कोई ऊपर नीचे हो जाए, लाइफ में परेशानी हो जाए तो 10% का कैपिटल जाए, 90% कैपिटल प्रिजर्व रहे और ग्रो होता रहे। तो बड़ा सिंपल सिस्टम है। अब पैसा बनेगा, अब 100 करोड़ बनाना है, 50 करोड़ बनाना है, देखो वो तो डिपेंड करता है आप टाइम कितना देना चाहते हो, कैपिटल कितना देना चाहते हो, और कितनी कम गलतियां करते हो। ये 3 ही चीजें हैं। अमेजिंग। एक बहुत अच्छे एड सेकोटा करके एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, तो वो बोलते थे कि देयर आर ओनली 3 थिंग्स इन ट्रेडिंग, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस। तो देन यू मे हैव अ चांस, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो यानी कि इस गेम में ना आप कितना कम लॉस करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सेइंग कि मैं इतना प्रॉफिट करता हूं। तो अमेजिंग। कम लॉस करोगे तो कैपिटल प्रिजर्व रहेगा और उसको आगे आप
री इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते Amazing. संजय भाई, इस कॉन्वर्जेशन में बहुत मजा आया. वी गॉट टू लर्न अ लॉट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. Right, दैट्स right. इंटरेस्टिंग. गाइस, आपको इम्पैक्टफुल लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में संजय भाई के लिए और जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट के लिए वो जरूर मेंशन किया. आई होप यू एंजॉयड द I loved it. I loved it. एंड ब्यूटीफुली आंसर्ड. स्पेसिफिकली जो रिलायंस वाले कुछ पार्ट्स आपने बताया, दोस वर वेरी इंटरेस्टिंग. और आपने चाणक्य के बेसिस पे जो चीज समझाई, दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. बाय द वे गाइस, आपको ये चाणक्य वाला एंगल पे भी आई एम प्रीटी श्योर आपको और भी डिटेल्स इसमें काफी सारी चीजें, एंगल्स पता होंगी. जी. सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके अराउंड भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में काफी सारे सवाल संजय भाई से पूछूं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं. थैंक यू सो मच संजय भाई, आप Thank आए. you, Abhishek ji. Thank you so थैंक यू much. सो मच. Take टिल देन care. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग. चलो बिरयानी खाने.